यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया का एक बहुत छोटा सा देश। इतना छोटा कि आमतौर पर जब भी हम उसको दुनिया के नक्शे में देखने की कोशिश करते हैं तो हमको कभी कभी जूम करना पड़ता है। मगर आज की डेट में पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि यूएई साइज में ही छोटा हो सकता है, लेकिन इसके जो पर हैं वो हद से ज़्यादा बड़े हैं। इतने ज़्यादा बड़े हैं, इतने ज़्यादा बड़े हैं कि अब पूरी मुस्लिम दुनिया पर हर गुजरते वक्त के साथ ये पर फैलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में यूएई आपको यमन के अंदर मिलेगा, लिबिया में मिलेगा, सोमालीलैंड, सोमालिया जो भी आप उसको कहें वहाँ पर मिलेगा, सूडान में मिलेगा। मतलब हर उस जगह पर आप लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएई मिल ही जाएगा, या उसका कोई एंगल मिल जाएगा कि जहाँ पर मुस्लिम दुनिया के अंदर कोई जंग चल रही है या फिर किसी भी तरह का कोई छोटा बड़ा क्लैश हो रहा है। कुछ साल पीछे जाएं तो जब भी प्रॉक्सीज या इन्फ्लुएंस वगैरह का जिक्र होता था तो हम हमेशा टर्की की बात करते थे, ईरान की बात करते थे, इसराइल की बात करते थे कि यही मिडिल ईस्ट की वो पावर्स हैं, वो ताकतें हैं कि जो अपना इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए प्रॉक्सीज का सहारा लेती हैं या फिर दूसरी तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को फैलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उस दौर में कोई भी इंसान यूएई की बात नहीं किया करता था। लेकिन आज की डेट में मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर जो यूएई कर रहा है वो शायद कोई भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यूएई हर जगह पर नजर आएगा। वैसे तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ तीन ऐसी चीजें रखना चाहूंगा कि जो दुनिया के बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट या फिर जो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से यूएई के बारे में ऑब्जर्व की गई हैं। मतलब ये कि उनके मुताबिक पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जब भी यूएई दुनिया के किसी भी इलाके में जाता है, कहीं पर भी एंटर करता है, तो इन्हीं तीन चीज़ों पर फोकस रखता है, या दूसरी ज़बान में ये कह सकते हैं कि वहाँ जाकर सबसे पहले यही तीन काम करता है। नंबर एक, जिस भी इलाके में यूएई जाता है, एंटर करता है, उस इलाके में जो भी ऐसा ग्रुप होता है, कोई ऐसा संगठन होता है, कोई ऐसी ताकत होती है कि जो प्रो पॉलिटिकल इस्लाम होती है, मतलब इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको लागू करने की कोशिश कर रही होती है या उसको पसंद कर रही होती है, तो उसको यूएई क्रश करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और उसके बाद जो यूएई दूसरा काम करता है वो ये कि उस इलाके के जितने भी पोर्ट्स वगैरह होते हैं उन पर कंट्रोल हासिल करता है। इन दोनों कामों को करने के बाद जो तीसरा काम यूएई की तरफ से कहीं पर भी जाकर किया जाता है वो ये कि फिर वो उस इलाके के किसी भी ऐसे ग्रुप को ढूंढता है जो थोड़ा बहुत ताकतवर हो, फिर उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। ये तीनों ही वो चीज़ें हैं कि जिनको बड़ी ही बारीकी के साथ ऑब्जर्व किया गया है, और पिछले कुछ सालों के यूएई के जितने भी एक्शंस हैं उन पर नज़र डालकर देखा गया है, तो ये तीनों ही चीज़ें वहाँ पर लगातार नज़र आ रही हैं। आप अगर खुद भी उन तमाम देशों पर या उन तमाम इलाकों पर नज़र डालेंगे कि जहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएई आज इन्वॉल्व है, तो आपको हर जगह पर थोड़े बहुत फ़र्क के साथ यही पैटर्न नज़र आएगा। मगर साथ ही अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा हो चुका होगा कि भाई यूएई जो खुद एक मुस्लिम देश है, वो आखिर ऐसा क्यों करता है? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि यूएई, सऊदी अरबिया या इन जैसे देशों की तरह कोई ऐसा देश नहीं है कि जो तेल पर डिपेंड हो, बल्कि आज वो टूरिज्म और इसके साथ जो ट्रेड वगैरह है उसका सेंटर बन चुका है। अब ये जो टूरिज्म है या ख़ास तौर से ये जो ट्रेड है, इसके सेंटर बने रहने के लिए या इसको हमेशा के लिए कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि दुनिया के जितने भी ये अहम पोर्ट्स हैं या एटलीस्ट ये जो ट्रेड रूट हैं, ये जो समुद्री व्यापारिक रास्ते हैं, इन तमाम पर या तो कंट्रोल हासिल कर लिया जाए या फिर कम से कम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए कि जो इन तमाम को कंट्रोल करते हैं। अब जो तीन चीज़ें थीं उनमें से दूसरी चीज़ की तो आपको वजह समझ में आ गई, मगर जो पहली चीज़ बताई गई थी कि हर जगह पर यूएई जाकर जो प्रो पॉलिटिकल इस्लामिक ताकतें हैं उनको क्यों क्रश करता है, तो इसका रीज़न ये है कि यूएई ये जितनी भी प्रो पॉलिटिकल इस्लामिक ताकतें हैं इनको अपनी स्टेट के लिए, या अगर थोड़ा और खुलकर कहें तो उसका जो बादशाही सिस्टम है, जो बादशाहत का निज़ाम है, उसके लिए ख़तरा समझता है। उसको लगता है कि अगर आसपास के इलाकों में इस तरह की ताकतें उभरेंगी और अलग-अलग देशों पर कंट्रोल हासिल कर लेंगी, तो फिर हमारे देश के अंदर भी इस तरह का इनकलाब आना लाज़मी हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2011 में पूरे मिडल ईस्ट में जो एक अरब स्प्रिंग आया था, जिसमें कई ऐसे हुक्मरानों के तख्त गिर गए थे कि जो कई-कई सालों से एक देश के ऊपर राज कर रहे थे,
तो इस अरब स्प्रिंग के आने के पीछे जो एक बड़ी वजह थी वो दरअसल इसी तरह की ताकतें थीं, इसी तरह के संगठन थे या वो लोग थे कि जो इस तरह की विचारधारा रखा करते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इखवानुल मुस्लिमीन है, जिसको आमतौर पर मुस्लिम ब्रदरहुड भी कहा जाता है और जिसको बहुत सारे अरब देश ऑलरेडी एक आतंकवादी संगठन के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा गाज़ा में जो हमास है उसको भी यूएई जैसे देशों की तरफ से इसी कैटेगरी में डाला जाता है। यमन के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के जितने भी संगठन या ग्रुप हैं कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी रखते हैं, उन सब के खिलाफ ही यूएई की तरफ से जंग की जा रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि यमन के अंदर जिस ग्रुप को या जिस संगठन को यूएई सपोर्ट करता है वो दरअसल कम्युनिज्म विचारधारा वाले हैं और वो साउथ यमन को एक अलग देश बनाना चाहते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि 2011 के अरब स्प्रिंग से यूएई ने बहुत गहरा सबक लिया और उसके बाद से लगातार उसने इस तरह के ग्रुप को न सिर्फ अपने आसपास में बल्कि बहुत दूर जा जाकर भी ख़त्म करना शुरू कर दिया। अब नंबर आता है तीसरी चीज़ का कि आखिर वो तीसरा काम क्यों करता है, मतलब हर जगह पर जाकर एक ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह सिंपल है कि शुरू की जो दो चीज़ें हैं उनको अगर यकीनी बनाना है, मतलब पोर्ट्स या इस तरह की चीज़ों पर अगर कंट्रोल रखना है या फिर जो एक प्रो पॉलिटिकल इस्लामिक ताकत है उसको ख़त्म करना है, तो इन दोनों कामों को करने के लिए तीसरा वाला काम करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी काम के ज़रिए से आगे के जो दो काम हैं वो पूरे हो पाएंगे। क्योंकि जाहिर है अगर उन दोनों कामों को करना है तो कोई ना कोई तो अपना बंदा वहां पर होना चाहिए और उसी के लिए ही यूएई की तरफ से उस इलाके में जाकर किसी ना किसी एक लोकल ग्रुप को ढूंढा जाता है या फिर चुना जाता है और उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया जाता है। यमन हो या लीबिया, सूडान हो या सोमालिया, हर जगह पर आपको लगभग एक जैसी ही कहानी नजर आएगी। एक दौर हुआ करता था कि जब बाकी तमाम छोटे छोटे अरब देशों की तरह यूएई को भी एक ऐसे ही देश के तौर पर जाना पहचाना जाता था कि जो फॉरेन पॉलिसी के मामले में बिना कुछ देखे सोचे समझे ही सऊदी अरबिया के पीछे पीछे चला करता था। जो सऊदी अरबिया मतलब बड़े भाई ने कह दिया, वही तमाम देशों के लिए पत्थर की लकीर हो जाया करती थी। मगर धीरे धीरे वक्त बदला और आज इन दोनों ही देशों की जो फॉरेन पॉलिसी हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आती हैं। न सिर्फ ऑपोजिट बल्कि ख़ास तौर से मोहम्मद बिन सलमान के आ जाने के बाद इन दोनों की फॉरेन पॉलिसी एक दूसरे से टकराने लगी हैं, इन दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से टकराने लगे हैं। सऊदी अरबिया और यूएई के जो हुक्मरान हैं, अंदर ही अंदर पर्सनल लेवल पर भी उन दोनों के बीच जो राइवलरी चल रही थी, जो एक दुश्मनी चल रही थी, वो किस लेवल पर पहुंच चुकी थी इसका अंदाज़ा 2025 में दिसंबर के बिल्कुल आखिर में दुनिया को लगा कि जब ये दोनों देश पहली बार खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए और सऊदी अरबिया ने यमन के अंदर जो यूएई बैक्ड ग्रुप थे उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। सिर्फ यमन ही नहीं बल्कि अफ्रीका में भी जहाँ जहाँ पर ये जंग वगैरह चल रही हैं, हर जगह पर आप लोगों को यूएई और सऊदी अरबिया अलग अलग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच एक मेजर फ़र्क आप ये भी देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ यूएई बहुत पहले ही इसराइल को कबूल कर चुका है, उसके साथ रिश्ते बना चुका है, बल्कि उसके बारे में दावा किया जाता है कि वो अंदर ही अंदर इसराइल के बहुत क्लोज़ है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया लंबे वक्त से ही इसी बात पर कायम है कि उस वक्त तक इसराइल को कबूल नहीं किया जाएगा कि जब तक टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और अब गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो जो कुछ हुआ है, जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि सऊदी अरबिया की तरफ से इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करना या इसराइल का टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए राज़ी हो जाना, दोनों ही बातें बहुत दूर की लगती हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में पिछले कुछ सालों में एक और वर्थ नोटिसिंग चीज़ जो नोट की गई है वो ये है कि न जाने क्यों पिछले कुछ सालों से यूएई अपनी फॉरेन पॉलिसी में जितने भी फैसले ले रहा है, जितने भी कदम उठा रहा है, जो जो काम कर रहा है, उनमें से ज़्यादातर इसराइल के इंटरेस्ट से भी मैच कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ें इसराइल के इंटरेस्ट में भी काम कर रही हैं। अब ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और, ये बताने की ज़िम्मेदारी या इस बात पर फैसला करने की ज़िम्मेदारी हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें और ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।